नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट बिग शॉट्स। देखिए, जब बिग शॉट्स की बात होती है, इवेंट बड़ा है तो नाम भी बड़ा होना चाहिए जिनसे बात होनी चाहिए। तो बात आज हमारी होगी सुनील सुब्रमण्यम सर से। सुनील सर मार्केट का बड़ा नाम, इंडस्ट्री वेटर्न, मार्केट में एक्स फंड मैनेजर, और अभी भी सर बहुत सारे वेंचर्स में इन्वॉल्व हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार। सुनील सर, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो आपके साथ हमारा पिछली बार का एक वीडियो गया था, बेहतरीन चला सर। 80,000 लोगों ने उसको देखा देश भर में, और आपका जो ज्ञान था उसको लेकर जो कमेंट्स मिले वो बहुत ही शानदार थे। और सही में सर, आपकी नॉलेज को नमन करता हूं मैं। थैंक यू, और आपको भी बधाई क्योंकि आपने सही जवाब सवाल पूछा तो जवाब देने की मुहूर्त मिली। और वो तो आपको भी क्रेडिट जाता है जरूर। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ बिल्कुल छोटा मोटा क्रेडिट मुझे ही मिल जाएगा। लेकिन सुनील सर, एक चीज़ जो कि इस समय लोगों के दिमाग में चल रही है वो ये है हम्म, कि मार्केट ने तो पिछले 15 महीने से परेशान करके रखा है। अब हम्म, लोगों की आखिरी उम्मीद बची है बजट, कि भाई बजट आए तो शायद कुछ ऐसी परिस्थिति चेंज हो जाए जो कि मार्केट को कुछ फ्यूल मिल सकता है। हम्म। आपको लगता है कि कुछ सरकार के पास ऐसा है जो कि इस बजट में फ्यूल दे पाए, मार्केट की तस्वीर पलट सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में इकोनॉमी की तस्वीर पलट सकती है। ओके। मार्केट उसको सही तरह समझे, ये बात आ, नो देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट का ध्यान होता है कि क्या मुझे एलटीसीजी में रिलीफ मिला, क्या मुझे इनकम टैक्स में रिलीफ मिला। मार्केट तो ये एक, मैं कहूँगा, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म व्यू है, वेरएस एक्चुअली मार्केट से रिटर्न्स बनने वाले हैं कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ से, और कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ से बढ़ती है। तो जो भी चीज गवर्नमेंट करती है जो फ्यूचर की, और सेकंड चीज है कि मार्केट में आज तो दिखता है, जो आप समझिए कार ड्राइव कर रहे हैं, आपकी हेडलाइट चालू है, जब तक आपको दिखता है उस दो 20 फीट 30 फीट 40 फीट, उसको डिस्काउंट कर लेती है मार्केट। उसके बाद क्या है, ये दृष्टिकोण होता है। और ये एक बजट की बात होती है कि एक 3 5 साल 10 साल हमारी जीडीपी को एक अपर ट्रेजेक्टरी में लेके जाए, और उसको समझने में और उसको समझकर सही तरह के सेक्टर को चुनकर इन्वेस्ट करना ही असली आपको फायदा मिल सकता है। और वो करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बजट के दिन ये इमिडिएटली एक एक क्या बोलते हैं, रिएक्शन होता है। तो मैं पैनिक नहीं कहूंगा, बट एक नी जर्क रिएक्शन होता है। और इसीलिए 2 3 दिन के बाद जब पूरी एनालिसिस करके किसका क्या इकोनॉमी में फायदा होगा, उसको समझने से बहुत बड़ी लाभ मिल सकती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। तो मेरे पहली सलाह यही है कि इमीडिएट हेडलाइन बजट से ना जाए, मगर डिटेल बजट डॉक्यूमेंट को पढ़कर क्या दिशा मिल रही है इकोनॉमी को, वो देखना जरूरी है। सेकंड बात ये होती है कि इस बार बजट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई कारण है। क्योंकि क्या हुआ कि लास्ट बजट एक डिफाइनिंग बजट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस एनडीए मोदी गवर्नमेंट ने कैपेक्स के ऊपर ध्यान को थोड़ा कम कराकर कंजम्पशन यानी लोगों के हाथ में पैसे डालने पर उन्होंने एक मोड़ मोड़ लिया। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज सबने सोचा कि नहीं, क्या वो डायरेक्शन को कंटिन्यू रखना। उन्होंने सही तरह से समझा कि इकोनॉमी कहाँ अटकी हुई है, इन टर्म्स ऑफ 6 7% की ग्रोथ से हमें 10% जाना है। तो नंबर वन, वो इस बार क्या उसी इस पे कंटिन्यू होगा कि नहीं, देखना पड़ेगा, नंबर वन। बट नंबर टू, इस प्रोसेस में क्योंकि जब रिलीफ की बात होती है, जैसे इनकम टैक्स की रिलीफ या जीएसटी की रिलीफ, तो गवर्नमेंट की फिजिकल सिचुएशन थोड़ा टाइट बन जाती है। तो उस हिसाब से ये बजट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्हें बड़े मूव्स कर दिए। टैक्स का 1 लाख करोड़ का रिबेट, फिर बिल्कुल जीएसटी ठीक है में सर। ये जो 2 या 3 लाख करोड़ की गिव अवे, तो उस सबको मैनेज करके अब इस बजट में कैपेक्स वर्सेस कंजम्पशन की जो थियरी, जो स्टोरी है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सेकंड चीज, क्योंकि इस बार थोड़ी टाइट लग रही है फिजिकल सिचुएशन, तो ध्यान ज्यादा रिफॉर्म की ओर जाएगी, जहां पे फ्यूचर में एक इकोनॉमिक ग्रोथ से ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की रेवेन्यू को एक बूस्ट मिल जाए।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स का एक मल्टी ईयर इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगी, बिकॉज इस बार ज्यादा देने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर, और एक चीज मैं बताऊं बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि लास्ट ईयर उन्होंने करीबन 9.9 10% के करीब नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था। मगर साल में आपने देखा कि 8.5 पौने 9 के करीब ही एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई है। तो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सब उस हिसाब से घटे होंगे। तो उस हिसाब से अगले साल के लिए नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब भी हमें बजट में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सुनील सर, आपने एक दो पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग उठाए हैं। एक कि पिछली बार जो हमारा कंजम्पशन पर जोर था और सरकार ने एक ही शॉट में ऐसा काम कर दिया कि अब शायद आम आदमी को भी ज़रूरत नहीं है कि 12 लाख तक की इनकम में आपको सारा कुछ भी नहीं देना, मतलब टैक्स ही नहीं देना, आराम से एंजॉय करें। और वो जो 1-1, 2-2 लाख रुपए की लिमिट बढ़ती थी, वो भी बहुत रिक्वेस्ट के बाद बढ़ती थी, वो एक साथ में ही उन्होंने बढ़ा दी। बहुत अच्छा कदम था। उसका एक लैग इफेक्ट धीरे धीरे देखने के लिए मिलता, लेकिन उससे पहले हम अटक गए टैरिफ के जाल में, जहाँ पर कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से जो जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जो एसएमई उद्योग में होती हैं, जैसे कोई कंपनी किसी को मशीन सप्लाई कर रही है, कोई किसी को कुछ दूसरी चीज़ सप्लाई कर रही है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी को इंडिया के ही अंदर, मतलब उसका तो 100% रेवेन्यू इंडिया से है, लेकिन उनका जो कस्टमर है वो एक्सपोर्टर है। तो वहां पर घरेलू वाली कंपनियां भी फंस गई। अब ऐसे में जब एक्सपोर्टर फंसा, उसके यहां से कुछ नौकरी गई, घरेलू खपत वाली कंपनी जिसको हम मानते हैं जी ये तो सेफ है, इसका तो 100% एक्सपोजर इंडिया में ही है, लेकिन वो भी फंसा हुआ है क्योंकि वो एक्सपोर्टर से जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, उसके यहां भी कुछ नौकरियां गई, जब उसको ऑर्डर कम मिल रहे हैं। तो ऐसे में घरेलू खपत को बढ़ा पाना सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। इस बार हमें रोजगार पे फोकस रखना है बजट में, या हम कैसे इसको साइकिल को रिसाइकिल कर पाएंगे, किस तरह से ठीक कर पाएंगे, जो कि टैरिफ हम ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट अभी शायद सॉल्व नहीं हो रहा नियर फ्यूचर में। तो मैं दो तीन चीज कहूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें क्या है ना, देखिए, तीन अंग होते हैं बजट को सपोर्ट करने में। एक होता है गवर्नमेंट का कैपेक्स, दूसरा होता है प्राइवेट का कैपेक्स, तीसरा होता है कंजम्पशन, जो आपने बात की। ये चौथा लेग जो होता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, वो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नॉन कैपेक्स रेवेन्यू, क्योंकि वो सैलरीज है या जो भी है उनको देना ही पड़ता है, राइट। तो बात है कि ये तीनों में दो जो गवर्नमेंट की कैपेक्स का आई थिंक लिमिट पहुंच गया है। इसके ऊपर अभी 11 लाख करोड़ के करीब था, शायद 12 लाख बढ़ सकता है, 10%। पर वो 10 लाख और नहीं बढ़ सकता है, यानी 20 लाख करोड़ नहीं जा सकता है। तो रिफॉर्म मैंने क्यों कहा, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स और प्राइवेट कंजम्पशन, ये दोनों को अभी आके इकोनॉमी को सपोर्ट देने की जरूरत है। और उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिफॉर्म्स ही कर सकती है, क्योंकि डायरेक्ट जाके प्राइवेट कैपेक्स या प्राइवेट कंजम्पशन गवर्नमेंट, अभी लास्ट ईयर प्राइवेट कंजम्पशन पे फोकस था, इस बार प्राइवेट कैपेक्स पे फोकस होगा। क्योंकि रोजगार की बात जो उठाई, वो भी प्राइवेट कैपेक्स की एक अच्छी शुरुआत और डेवलपमेंट से ही रोजगार भी बढ़ सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या डोमेस्टिक हो, या फॉरेनर आके यहां पर कारखाना लगाए, जैसे पीएलआई स्कीम। तो फोकस कैपेक्स के ऊपर होगा, क्योंकि रोजगार, और उसके थ्रू ऑटोमेटिकली रोजगार आ गया तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को जॉब, नौकरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तो वो भी खरीदारी भी करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बजट में मेरा सोच ये है कि प्राइवेट कैपेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर होगा इस बजट में। और इसीलिए जो आपने पूछा कि खपत को बढ़ाने के लिए लोगों को दो चीज होती है, एक पैसा हाथ में, दूसरा सोच है कि मुझे खरीदना है। वो सोच की बदलाव इतनी आसानी से नहीं होती है, राइट। तो उसमें वक्त लग रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इस साल यानी 2026-27 जो आने वाली फाइनेंशियल ईयर है, वहीं पे आपको लास्ट ईयर के जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए खपत को बढ़ाने के लिए, यानी इनकम टैक्स रिबेट प्लस जीएसटी कट, ये पूरा साल में आपको दिखेगा। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में मानकर जाएगी कि उसकी पूरी इंपैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर में दिखेगा। इसलिए कॉन्फिडेंटली वो उस रेवेन्यू, उसके बेसिस पे जीएसटी या इनकम टैक्स जो भी बढ़त होगी, उस बेसिस पे वो अपना फोरकास्ट को करेगी इस साल, राइट। तो मेरे ख्याल में इसका एक लैग इफेक्ट, एक डिलेड इफेक्ट होता है। तो इसलिए एक साल ये किया, अभी 6 महीने भी हुए ना जीएसटी कट करके,
अभी उतना जल्द का पूरा इफेक्ट दिखना भी बहुत मुश्किल है। सेकंड, आपने एक्सपोर्ट की बात उठाई, तो मेरे ख्याल में जस्ट बिफोर द बजट अनाउंसमेंट डेट फर्स्ट को पहले शायद वो जो मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील साइन हो गया, तो बिल्कुल। वो भी एक, मैंने पढ़ा कहीं पे कि 84% के जो चीज यूएस की टैरिफ से अफेक्टेड है उसको राहत थ्रू ईयू डील के थ्रू मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। अभी अभी 27 तारीख को कह रहे हैं कि रिपब्लिक डे को भी इनवाइट किया है ईयू के प्रेसिडेंट और उनको, तो शायद अगले दिन साइन हो गया तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मूव होगी, जो एक्सपोर्टर्स को भी सपोर्ट मिल सकता है उसमें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि 26-27 को ईयू के बहुत सारे, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर्स, कमिश्नर, इस तरह के लोग आ रहे हैं इंडिया में, और ये बहुत पहले से बात हो भी रही थी कि 26 जनवरी के आसपास हम शायद इसको अनाउंस कर देंगे। वैसे भी अब जो डोनाल्ड ट्रंप थे अभी तक वो कुछ एक रीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने चाइना के साथ पंगा लिया, उन्होंने मैक्सिको के साथ लिया, उन्होंने कनाडा के साथ लिया, उन्होंने हमारे साथ लिया, लेकिन उन्होंने यूरोप के साथ अपना जो डिस्प्यूट था वो अप्रैल में अनाउंस करके जुलाई तक सॉल्व कर लिया था। लेकिन जो ग्रीनलैंड वाला मुद्दा आया उससे यूरोपियन यूनियन के लोगों ने, भले ही अब चीज़ें सॉल्व हो गई उनके एंड से, ट्रंप ने सारा यू टर्न ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप के दिमाग में एक परसेप्शन चली गई कि दिस मैन इज अनप्रिडिक्टेबल और ये दोस्तों में भी दोस्ती नहीं निभा पाएगा लंबी, तो इसलिए हमें शायद कोई और अच्छे नए दोस्त तलाश करने होंगे, और उसमें इंडिया का नाम बार बार आ रहा है। इंडिया के साथ ट्रेड डील, उसमें भी दो चीज़ सर, 18% एक्सपोर्ट, हमारा टोटल एक्सपोर्ट की टीम में 18% कंट्रीब्यूशन करीब यूरोप का रहता है, 18% के करीब ही हमारा यूएस से रहता है। एक पार्ट हमारा कम से कम एक सेफ जोन में चला जाएगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। आपको क्या लगता है, बाजार को आधी राहत यूरोप से ही मिल जाएगी या और राहत की जरूरत है कि अमेरिका के साथ भी हो तभी हम चलेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि ये यूरोप से, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमीज उतनी अच्छी स्थिति पे नहीं है, उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो डाउन में है, और ये डील का अनाउंसमेंट मीडियम टर्म में ज़्यादा फायदेमंद होगा, शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिखेगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये डील साइन करेंगे, अभी अनाउंस करेंगे, साइन करेंगे, बट हर यूरोपियन कंट्री को, यूरोपियन पार्लियामेंट को अप्रूव करने में तो 6-8 महीने लग जाएंगे, तो ये डील को इंप्लीमेंट करें। तो शॉर्ट टर्म में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने एंटिसिपेट कर रहा हूँ। थोड़ा डिफेंसिव जेस्चर है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बहुत भारी नुकसान हुआ है वहाँ पे थोड़ा राहत मिल सकता है। मगर दो चीज़ है कि मीडियम टर्म में, क्योंकि देखिए आपने जो नंबर्स बताई कि 18%, तो एक्चुअल नंबर्स में ये है कि हमारी 150 से 160 बिलियन डॉलर की टोटल ट्रेड वॉल्यूम है। 110 हम एक्सपोर्ट करते हैं और 40-50 वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो टोटल। बट यूएस के साथ 190 है, तो करीबन जो आपने बताया 18-19%। मगर यूएस के साथ पोटेंशियल है इसको 500 बिलियन तक लेके जाने का, वेरस ईयू के साथ जितना भी हो 5 साल में इसका 50% बढ़त भी हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश है, मगर अमेरिका ऐसा इकोनॉमी का 30 ट्रिलियन डॉलर है और ईयू का कुल मिला के 19 ट्रिलियन है जितना चीन का है। तो फर्क है इसमें, और मार्केट को, और सेकंड चीज है कि इसमें, क्योंकि आपने कहा मार्केट को कौन डिफरेंस करवा रहा है? एफआईआईस, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली बिकवाली करके डीआईए की बाइंग के बावजूद मार्केट को बढ़ने नहीं दिया है, उसी लेवल पे अटका है, मार्केट इधर उधर चल रहा है। तो एफआईआईस की अगर गिनती देखें तो 40% एफआईआईस अमेरिका के हैं। तो क्यों मिल रहा हूं कि फॉर एफआईआई भी अमेरिका का ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से ही आपको मार्केट में अगर एक आपको छलांग देखना है, या ईयू डील से थोड़ी राहत मिलेगी, मगर रियल आपको अमेरिका का ट्रेड डील भी इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है। और मिस्टर ट्रंप ने भी एक बाई साइड में एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा, हाँ वी विल मेक अ गुड डील, वापिस उन्होंने दोहराया वो बात। तो मेरे ख्याल में मार्केट उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, और यूरोप के साथ जो डील कर रहे हैं शायद वो हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगी अमेरिका के साथ, कि उनको भी एक मैसेज जाएगा कि खाली उनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, तो नेगोशिएटिंग टर्म्स में शायद हमें बेहतर डील मिल सकती है। मगर खाली यूरोप यूनियन डील से मार्केट में एकदम पलट आकर सभी दौड़ेंगे, ये मानना इट्स नॉट करेक्ट। तो थोड़ी राहत मिलेगी, इट्स अ डिफेंसिव जेस्चर, और इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में कि हम खाली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं और भी हमें सपोर्ट है करके दिखाने के लिए, पॉलिटिकली और नेगोशिएटिंग पॉइंट में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डील। बिल्कुल, तो यूरोप वाली डील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन
उसका उतना इम्पैक्ट सर ने बहुत अच्छे से बताया। देखिए यही मुझे सुनील सर के साथ बात करके मुझे इसी चीज़ में मज़ा आ जाता है कि डेटा पॉइंट्स बहुत मिल जाते हैं कि अमेरिका की जैसे जीडीपी है 30 ट्रिलियन 32 ट्रिलियन की, और वहाँ पर पूरे यूरोप की जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन की। अब चाइना जितनी आप बड़ी डील कर रहे हो यूरोप के साथ, ऐसा नहीं कि आप अभी तक काम नहीं कर रहे थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आपको ग्रोथ थोड़ी सी इंक्रीमेंटल मिल जाएगी, लेकिन वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि आपको यूएस के साथ मिलती है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए सब वो टैरिफ की धमकी भी देते रहते हैं दुनिया भर को, क्योंकि उनकी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और उन्होंने कल बोला भी कि मैं स्टॉक मार्केट डबल कर दूंगा, हम अमेरिका ग्रो करता है तो सब ग्रो करते हैं, सारे नेशन ग्रो करते हैं। इसमें सर वैसे वो सही भी कह रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा गलत नहीं होते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो सही भी हो रहे हैं। अब सर ये बताएं कि जिस तरह से लेकिन उनकी टोन चेंज हुई है इंडिया के साथ, और उन्होंने अब ये स्टेटमेंट भी जारी की है कि भाई हमें अब यूरोप पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें मतलब बहुत सारे नए दोस्त भी तलाश करने होंगे। चाइना से और रशिया से तो वो उनकी दोस्ती मतलब इजी लगती नहीं है, क्योंकि वो भी इजी दोस्त है नहीं। तो एक ले दे के इंडिया ही बसता है, जो कि मतलब अगर पूरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में देखें, कुछ एक लैटिन अमेरिका के देश हो सकते हैं मे बी, और इधर उधर भी कुछ छोटे मोटे देश हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे इंडिया के पास इस समय एक एज है कि हम यूएस से अच्छे रिश्ते बना लें, और ये सारा व्यापार जो 500 बिलियन तक का प्रॉमिस हुआ था कि हम 500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, इसका बेनिफिट उठा लें और जल्दी डील अनाउंस हो जाए इंडिया अमेरिका की। देखिए, जल्दी होगी या ना ये कहना मुश्किल है, जरूर होगी ये जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में लेबर सप्लाई जो इंडिया के पास है, और वो लो कॉस्ट लेबर सप्लाई अमेरिका की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो डिमांड है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम उनका 90,000 है डॉलर पर पर्सन, हमारा 3,000 से कम है। 30 गुना महंगा मार्केट है वो। तो उस मार्केट के लिए सस्ते में प्रोड्यूस करना इतनी साल से चीन ने किया है। अब चीन के कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं, $13,000 का है उनका भी पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। और सेकंड, उनकी वार्तालाप भी ठीक नहीं है ना अमेरिका और चीन की, क्योंकि वो एक इमर्जिंग नेशन है और इसलिए उनके लिए, अमेरिका के लिए बहुत थ्रेटनिंग नेशन है। तो इस चीज में क्या है कि इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली और अच्छी खेल खेली है। हमने अमेरिका की कोई भी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने 50% लगा दिया, फिर भी हमने घुटने ठेका नहीं, हमने मजबूत रहा। हमने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जाके डिस्कशन की, ईओ के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, यूके के साथ कर दिया हमने। तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही एक नेगोशिएशन हो सकता है, और इसीलिए डिले हो सकती है। जितना डिले होता है उतना बेहतर डील इंडिया को मिलेगा, क्योंकि जब डिले होता है, हमारी तरफ से हम पैनिक या एक डेस्परेशन नहीं दिखाते हैं। आप समझिए कि एक हाईजैकर प्लेन के अंदर हाईजैक किया है और नेगोशिएटर जाते हैं, फर्स्ट थिंग क्या होता है, बहुत सारे पिक्चर है आए हुए हैं, आप देख लीजिए उन्हें। नेगोशिएटर उसको लास्ट पॉइंट तक पुश करता है, कभी यील्ड नहीं करता है अपने पोजीशन को, क्योंकि एक स्ट्रेंथ के पोजीशन से ही आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो मैं ट्रंप को हाईजैकर नहीं कह रहा हूं, मगर डिफिकल्ट नेगोशिएटर है उनकी तरफ से। और मिस्टर ट्रंप को मैं चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका समझता हूं, उनको इतना प्रेसिडेंट नहीं मानता, क्योंकि वो बिजनेस का जो उनका सोच है। देखिए, ये ग्रीनलैंड के ऊपर भी उन्होंने धमकी डाली और फिर कह दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, कि मैं वॉर नहीं करूंगा, और उसने अपना डील छीन लिया उधर से, कि एक गठबंधन आ गया। कैसे स्मार्ट डील कराए। बहुत लोग उसको मिस समझ रहे हैं कि अरे नहीं, ये पागल की तरह बिहेव करता है, ये अनप्रेडिक्टेबल। उसका डेलिबरेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि अपोनेंट को नेगोशिएशन में आप उसको पहले उसको अनसर्टन कीजिए, उसको आप एक अनप्रेडिक्टेबल मुंह दिखाएंगे तो वो भी जज नहीं कर पाएंगे कि कब अपील करेंगे, और तभी वो जाके डील को क्लोज करते हैं। वो बहुत स्मार्ट है, उसको बहुत डिस्काउंट कर रहे हैं लोग, बट देखिए हर चीज में वो अपना हाथ, क्योंकि ये ग्रीनलैंड की बात कब उठाई, वेनेजुएला के ऊपर वार करने के बाद, क्योंकि सब समझ लिए तो वो ग्रीनलैंड के बारे में बात करते, कोई सोचता कि वो कुछ नहीं करते। जब उन्होंने वेनेजुएला पे कर दिया, फिर बोला कि मैं ग्रीनलैंड में भी कर सकता हूं, तब पीपल ने रियलाइज किया कि अरे भैया ये सीरियसली ऐसा कर सकता है। तो ये सब समझिए उसकी चाल है। अल्टीमेटली वो एक बिजनेसमैन है, और वो अपनी वोट बैंक जो है अमेरिका में, व्हाइट अमेरिकन मिडवेस्ट की वोट बैंक, और वो अपना छापा छोड़ना चाहता है कि देश को मैंने बदला। ये सब उसकी गोल्स है, और वो जो भी करता है, इसलिए मेरा मानना है कि अल्टीमेटली वो इंडिया को पुश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया की लेबर कॉस्ट और लेबर सप्लाई एडवांटेज है, मगर उसको चाहिए इंडियन मिडिल क्लास मार्केट फॉर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स।
जैसे कॉर्न, जैसे सोया, उनकी एग्रीकल्चर, फिर वेपन्स, तो उसमें ही रेड लाइन है, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कोई भी गवर्नमेंट में यील्ड नहीं कर सकती। तो इसमें एक वया मीडिया ढूंढना, यही है डिले का कारण। तो अभी देखो, अमेरिका से वो एक सेनेटर भी आ गए थे जिन्होंने चिट्ठी लिखा था ट्रंप को कि इंडिया 30% टैरिफ हमारे ऊपर लगा रही है। ये असलियत है कि इंडिया ऐसे देश, हमने दिखाया हमारा ताकत, हमने उनके कॉर्न के ऊपर 30% टैरिफ हमने लगा दिया। अब वो उन्होंने ट्रंप को लिखा कि भैया हमें कुछ राहत दिलवा दो इसमें। तो क्या बोलते हैं, वो अभी इंडिया आगे है, इंडिया आके हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो बात है कि कहीं पे एक सिचुएशन जिसको विन विन तरह से बाहर निकालना ये मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज पे दोनों तरफ अपोजिशन है, जो कह सकते हैं कि आपने इंडिया को बेच डाला, वहां से उधर कह सकते हैं अमेरिका को बेच डाला। तो एक सेंसिटिव डिप्लोमेटिक इशू है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। बट कंपेलिंग ग्राउंड रियलिटी यही है कि अमेरिका एज द बिगेस्ट सिंगल कंट्री विथ अ ट्रेमेंडस परचेसिंग पावर ऑफ $90,000 पर कैपिटा, इंडिया एज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लेबर विथ अ लो पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ लेबर, तो दोनों को मिलना ही है। बट हमारी मिडिल क्लास को उनको एक्सेस चाहिए, वो किस तरह कैसे डिप्लोमेटिकली मैनेज किया जाता है, यही है डील की डिले का कारण। मगर एक सॉल्यूशन जरूर आना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका को भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस, यूरोप के ऊपर डिपेंडेंस को कम कराना है, हमको भी यूएस एज अ मार्केट, हमारी देश को 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ, उस डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ में लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है सर। एक बस वन लाइन आंसर लूँगा क्योंकि समय सीमा बिल्कुल समाप्त हो गई है, हमारा लाइव शो शुरू होने वाला है। सर, ये जो मार्केट में हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि मार्च तक आप माल भर लो, फिर उसके बाद आपको बढ़िया रैली मिलेगी, वो अभी भी कायम है? बिल्कुल, बिकॉज मैं क्यों मार्च तक कहता है ना, आपको पता है बजट फर्स्ट को है, फरवरी 15 तक ही आपको अर्निंग सीजन की रिजल्ट आएंगे, तो एक क्लैरिटी मिलेगी। और डीआईएस के हाथ में बहुत पैसा है, अभी पूरा पैसा नहीं डाल रहे हैं, इसलिए मार्केट में जो हलचल मची है, बिकॉज आपने देखा कि एफआईएस में भी उतना बेचा नहीं, ये रिटेल स्पेकुलेटर ट्रेडर इन्होंने ही मार्केट में ज्यादा हलचल क्रिएट किया है। तो मेरा मानना है कि ये डीआईएस का बाकी वाला पैसा और एफआईएस की भी जो आउटलुक में क्लैरिटी मिलेगा बजट और अर्निंग सीजन के बाद, तो थोड़ी बहुत भी एफआई की बाइंग भी बढ़ती है या सेलिंग कम होती है, तो मार्केट नई ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और मेरे ख्याल में फेब 3rd वीक से मार्च वो आइडियल टाइम है जहां पर एक कंप्लीट क्लैरिटी, उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बजट और अर्निंग सीजन दोनों पीछे चले गए हैं। अब उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेना है और कैपिटल को कमिट करना है। तो मेरा मानना है कि वही कि एंड फेब मार्च में मार्केट पूरी कैपिटल जो फ्लोज है वो डिप्लॉय होकर नई ऊंचाई पहुंच सकती है। सेक्टरली विनर्स एंड लूजर्स होंगे, इसलिए कुछ सेक्टर्स का भयंकर लाभ होगा, कुछ का नुकसान भी होगा। तो ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ उस हिसाब से चलेगी कि कौन सी सेक्टर की हाई वेटेज है इंडेक्स में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर चली तो मार्केट बहुत तेज चलेगी, क्योंकि 35% वेटेज है। तो उस हिसाब से ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस, कौन सा सेक्टर अच्छा चलता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक है सर। सुनील सर, वैसे तो बात करने का आपसे बहुत लंबा मन करता है, लेकिन समय सीमा बार बार आ जाती है। लेकिन बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और बहुत क्लैरिटी मिली कि बजट से पहले क्या करना है और मार्केट में क्या करना है, डील्स को लेकर किस तरह से सोच रखनी है। अभी तक हम यही सोचते थे कि डील लंबी चल रही है तो ये ख़राब है, लेकिन आपसे एक क्लैरिटी मिली कि डील जितनी लंबी देरी हो रही है वो और इंडिया के फेवर में है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ सर आज पता चली। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे सुनील सर, जिन्होंने कि बहुत सारे हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया, और उम्मीद करते हैं कि बजट के बाद और ये टैरिफ की जो ये अनसर्टेनिटी है इसके बाद मार्केट बढ़िया चलेगा। जैसा सुनील सर बता भी रहे हैं कि मार्च तक भर लो जो माल भरना है, उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली आने वाली है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।